हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज हम करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करने वाले अकाउंटेंसी में। और जैसे कि आपको पता है अकाउंटेंसी का जो प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपको पता है कि भाई 20 नंबर में से 20 मार्क्स में से हमारा क्या होता है कि 12 नंबर का इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम होता है इसके अंदर 4 नंबर्स की इसमें फाइल होती है जो आपने बनाई होगी, और जी 4 मार्क्स का इसमें वाइवा होता है। देखो ये तो आपको कर लेंगे, ये थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं इसको, मतलब इसके लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। इसके अंदर आपको पता है कि तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और प्लस रेशो आता है, यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 4 आएगा इसके अंदर। और किस में से, पार्ट 3 में से आएगा ये सब। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 6 नंबर का आएगा, यानी 12 मार्क्स इस तरह से कंप्लीट होते हैं। ये 3+3 भी हो सकता है या 4+2 भी हो सकता है। इधर भी 3+3 हो सकता है ये, और या 4+2 हो सकता है, या 2+4 हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। तो इसकी तो तैयारी थोड़ा लेट करेंगे, थोड़ा सा हम आपको वाइवा के बारे में बताना चाहेंगे। इसमें वाइवा में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं मैं जो हर टीचर पूछता है। हर टीचर पूछता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर टीचर की फेवरेट होती है, मेरी फेवरेट है। मैं इस हर चीज़ें पूछता हूँ। मुझे लगभग 15 साल हो गए पढ़ाते हुए अकाउंटेंसी, और मैंने यही ऑब्जर्व किया। बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूँ, उनमें प्रैक्टिकल लिए हैं, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ भी मैंने लिए हैं। और तो मैंने यही देखा कि कुछ क्वेश्चन वाकई में सबके फेवरेट होते हैं, है ना। कुछ होता है ना टॉपिक, यार ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर टीचर बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इसी तरह से कुछ वाइवा के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और जो ये समझ लो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए आपका वाइवा बहुत अच्छे आ रहे होने वाला है। आपका जो एक्सटर्नल आएगा स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो जो आप इम्प्रेस कर सकते हैं उसको, तो वो वाइवा के थ्रू ही कर सकते हैं। क्योंकि रिटर्न एग्जाम स्कूल टीचर बनाता है, चेक स्कूल टीचर करता है, ठीक है, मतलब उसके सुपरविजन में होता सारा काम। फाइल भी उसी के थ्रू बनवाई जाती है। और यहाँ पे वाइवा की बात करें, आपने ये सब अच्छा कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे थोड़े वीक पड़ गए, तो ये जो आपने करा हुआ है ना सारा, ये सारा फेल हो जाता है। क्योंकि हम अगले बंदे को जो इम्प्रेस कर सकते हैं वो अपने वाइवा के थ्रू ही इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने बताते हैं अपने मेन क्वेश्चन, और समझते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए वाइवा के लिए। तो बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए भाई, वाइवा के लिए क्या होता है कि आपकी जो वाइवा के लिए रिजर्व है ना बुक, वो 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट से ही आपको वाइवा डिसाइड किया जाता है कि इसमें से क्या क्या आएगा। जैसा भी मैंने बताया कि 6 नंबर का कैश फ्लो से आएगा, 4 नंबर का हमारा, 6 नंबर का हमारा रेशो एनालिसिस से आएगा, या अकाउंटिंग रेशो से आएगा। तो अब क्या होता है कि भाई जो भी आप रिटर्न एग्जाम में करेंगे, मतलब जो भी हमारा रिटर्न एग्जाम होगा 12 मार्क्स का, मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं से पूछेगा टीचर कि इन 2 टॉपिक से पूछेगा। लेकिन इनमें भी क्या पढ़ना है आपने, और या इनके अलावा भी क्या पढ़ना है। क्योंकि भाई पार्ट 3rd है, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट बता नहीं पाता है। तो टीचर को, अब टीचर वो एक्सटर्नल एग्जाम लेने आया है, आपका वाइवा लेने आया है, तो वो ये चाहता है कि भाई बंदा जो मेरे पास में बैठा है स्टूडेंट, उसको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। वो उसी के हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड करके जाएगा। तो आपको मतलब अगर आप चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से नहीं बता पाते, तो फिर वो आपको ऑप्शन देगा कि चल बता भाई, तूने पूरे साल पढ़ा है, तो तूने कौन कौन से चैप्टर अच्छे से आते हैं। तो अब आपने कोई से भी 2 या 3 चैप्टर के नाम दे देने। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है। नाम क्या है जी, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, पार्ट बी का नाम क्या है, पार्ट सी का नाम क्या है। तीनों बुक के नाम पता होने चाहिए। इस पार्ट में कितने चैप्टर हैं, नंबर ऑफ चैप्टर पता होने चाहिए इनमें, ठीक है। चैप्टर के नाम भी याद होने चाहिए, इतना जरूर आपको पता होने चाहिए चैप्टर के बारे में। 3rd पार्ट में कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 चैप्टर हमारे, यहाँ पे 7 चैप्टर है। जो नया एडिशन है उसमें डेथ को अलग कर दिया, तो इसमें हम 8 चैप्टर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले रिटायरमेंट और डेथ एक ही कंबाइंड में था, अब वो अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से हमारी बुक में चैप्टर है। अब चैप्टर 8 में से अब आपको यार 4-5 तो पता होने चाहिए ना, 4-5 तो कोई भी बता सकता है।
तो आपने नाम पता होने चाहिए, प्लस इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने कैश फ्लो को अच्छे से किया होगा, रेशियो को अच्छे से किया होगा। तो उसमें क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको ये बताने वाला हूं भाई। सबसे पहले तो कैश फ्लो की मैं बात करूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं। कैश फ्लो में आपने क्या पता होना चाहिए, कैश फ्लो में आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो का कौन सा मेथड यूज किया जाता है। कौन सा हाँ, कैश फ्लो में मेथड कौन सा यूज करते हैं, तो मेथड कौन सा यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं इसके अंदर। कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, इस पे 3 यूज किया जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे। हम एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यूज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और मेथड इसमें डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब ये वाला हमें नहीं पढ़ा है, तो हम सारा इनडायरेक्ट मेथड करते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं 4, मतलब कैश फ्लो पे 3 यूज करते हैं और प्रपोज डिविडेंड पे 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। वो बोलेगा चल ठीक है, इतना ठीक है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और यूज करा है हमने, तो उसका कौन सा है, और वो है हमारा 26, AS26। अब ये AS26 कहां पे अप्लाई होता है ये मुझे आपने बताना है, इसको कमेंट करके। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहां पे इस्तेमाल होता है, कमेंट कर करके बताएंगे। ठीक है, और अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को कहां पे यूज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। प्लस अब आपको क्या पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि भाई, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए इसका। प्लस आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस इतना ही है। और हद से हद क्या पूछ सकता है टीचर, आपसे पूछ सकता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताइए। तो ये तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये तो वहीं से कवर हो जाता है, क्योंकि अगर हमने रिटर्न एग्जाम की तैयारी की है वाकई में तो ये चीजें हमारी वहां से कवर हो जाती है, तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आती है चैप्टर नंबर 4 में। मतलब चैप्टर 5 में आपने क्या क्या पता होना चाहिए भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या पता होती है और फाइनेंशियल क्या होती है। इनके 2-2 4-4 एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या आएगा भाई, सेल होता है, डेटर होता है, कस्टमर हो गया, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, मतलब एक बिजनेस को चलाने में जितने भी खर्चे इनकम होती है वो सारी हमारी इसमें आ जाती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपके अंदर क्या होता है कि इसमें आपने एसेट्स को परचेज किया, सेल किया है, या इंटेंजिबल एसेट्स में आपने सेल परचेज किया, उसकी वो आता है इसके अंदर। जैसे मशीनरी परचेज, गुडविल परचेज हो गया। अगर गुडविल राइट ऑफ है तो ऑपरेटिंग का पार्ट हो, क्योंकि उसको राइट ऑफ कर देते हैं तो वो हम ऑपरेटिंग में ऐड करते थे उसको। उसके अलावा हमें फाइनेंशियल में पता होना चाहिए, इसके अंदर शेयर डिबेंचर लोन वगैरह आता है, इनके इंटरेस्ट वगैरह जाएंगे, डिविडेंड जाएंगे, और ये प्रेफरेंस शेयर को आप मतलब रिडम्पशन कर सकते हैं, डिबेंचर की रिडम्पशन कर सकते हैं। ये बहुत सारी मतलब एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके। तो चैप्टर 5 में तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, प्लस मैंने 1-2-4 एडजस्टमेंट बताई है वो पता होनी चाहिए। प्रपोज डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रीटमेंट मैं बताना चाहूंगा। प्रपोज डिविडेंड का, प्रपोज डिविडेंड को क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसका जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती है भाई, प्रीवियस ईयर को उसको ऐड करते हैं और फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर को ही पेमेंट करते हैं। अब वो पूछेगा भाई प्रीवियस ईयर में प्रपोज डिविडेंड को कहाँ पे ऐड करते हैं, तो आप बताएंगे सर जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तब इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर को, और प्रीवियस ईयर की ही पेमेंट कर देते हैं फाइनेंशियल में जाकर के। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वगैरह होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है और फाइनेंशियल में जाकर पेमेंट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में आपको थोड़ा सा
क्या है, ये चैप्टर है भाई याद करने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह है। फॉर्मूले क्या क्या है, और फॉर्मूले में देखो बहुत सारे फॉर्मूले यार, कम से कम 15-20 फॉर्मूले बैठ जाएंगे। उनके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं, किस तरह की आती है, तो इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, मेन मेन चीज़ें बताता हूँ मैं, क्या क्या टीचर पूछ रहा है इसके अंदर। चैप्टर 4 की मैं बात करता हूँ। चैप्टर 4 रेशो में आपने भाई सबसे पहले क्या है, 4 तरह की रेशो में हमने इसको कैटेगराइज किया है। पहले नंबर का क्वेश्चन तो यही हो गया। 4 तरीके के रेशो होते हैं, एक होती है लिक्विडिटी, दूसरी होती है हमारी इंसॉल्वेंसी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, तीसरी होती है एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, या इसका दूसरा नाम है टर्नओवर रेशो, और फिफ्थ होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये हमारी 4 रेशो होती हैं। तो आपकी 4 टाइप्स की रेशो होगी। आपको पहले नंबर पे तो ये पता चाहिए कि हमारी 4 टाइप की रेशो में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। अब इनके जो आंसर है किस में आते हैं, इसका आंसर प्योर आता है, प्योर में आता है, यह भी प्योर होता है, ये हमारा टाइम्स होता है, और ये हमारा परसेंटेज होता है। ठीक है, ये हमने 4 टाइप की रेशो पढ़ी, एक तो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे आपका प्योर, प्योर प्योर मीन्स क्या होता है भाई, ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो किसी का 5:2 आया, तो आपने इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसको यहीं पे नहीं छोड़ना, इसको पूरा डिवाइड करके 2.5:1 करना है। इसका मतलब ये होता है, मतलब फ्रैक्शन में आ सकता है ये, फ्रैक्शन में इसको हम पूरा डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। इसमें भी सेम यही होता है। उसके बाद आपका ये आंसर टाइम्स में, ये आंसर हमारा परसेंटेज में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारी हमारी परसेंटेज में आएगी। बात करते हैं इसके अंदर 2 मेन रेशो है हमारी। इसके अंदर 2 मेन रेशो कौन सी, एक तो करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका आइडल रेशो पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। और मैक्सिमम टाइम टीचर पूछता है, अगर मान लो 10 बच्चों का ले रहा है वो प्रैक्टिकल, तो उसमें से 6-7 बच्चों से आराम से पूछ लेता है। तो करंट रेशो का आइडल रेशो होता है भाई 2:1, और लिक्विड रेशो होता है 1:1। अब वो कहेगा भाई यार ये रेशो हम क्यों निकालते हैं, इसलिए हम करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो इसलिए निकालते हैं ताकि हम कंपनी की या फर्म की फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, करंट रेशो, लिक्विड रेशो का यूज करते हैं। बात करें आगे सॉल्वेंसी रेशो में, जो मेन रेशो आती है हमारे डेट इक्विटी रेशो आती है। सबको पता है इसका फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी होता है। तो डेट अपॉन इक्विटी का आइडल रेशो भी क्या होता है, 2:1 में ही होता है। तो ये 3 रेशो है आपकी आइडल रेशो, इनको याद रखें। और बात करें अब इसके आगे क्या करना, फॉर्मूले वगैरह आपको पता होने चाहिए कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इक्विटी रेशो का क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशो का क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का क्या होता है, आरओआई का क्या होता है। आरओआई यार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरओआई तो बहुत जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कमाल का है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, रिटर्न एग्जाम में भी आता है बहुत ज़्यादा। रिटर्न एग्जाम की मैं बात करूँ, प्रॉफिटेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और मैं बात करूँ इसमें सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशो, इसमें दोनों रेशो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चन पूछता है अभी टीचर की, भाई चल ठीक है करंट एसेट्स बताइए, 4 करंट एसेट्स बताइए, आपको पता होना चाहिए। 4 करंट लायबिलिटी बताइए, डेट का फॉर्मूला बताइए, इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, या कोई भी चीज़ हमें फॉर्मूला पूछ सकता है, उसके अंदर क्या क्या आइटम आती हैं, वो सारी चीज़ें पूछ सकता है। ये तो हुई वो बात जो भाई प्रैक्टिकल से रिलेट करती है, मतलब हमारे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से। अगर बंदे को इसकी नॉलेज नहीं है तो टीचर क्या करता है भाई, गेंद आपके पाले में डाल देता है। चल ठीक है, तेरे को नहीं आता तो तू ये बता, तेरे को पूरे साल तूने पढ़ाई करी है तो किस चैप्टर की तैयारी तूने कर रखी है। तो आप कोई से भी 2 अच्छे से चैप्टर चूज कर लें, बहुत बढ़िया कर लें उन 2 चैप्टर्स को, और उन चैप्टर्स में से वो टीचर जो पूछेगा उसका आंसर करेगा, तो टीचर फिर भी आपको मार्क्स दे करके जाएगा, क्योंकि वो नंबर काटने नहीं आया है, वो नंबर देने के लिए आया है। और टीचर कभी भी स्टूडेंट का लॉस नहीं कर सकता, नंबर 1 बात। क्योंकि हम अगर नहीं कर पा रहे, हमें नहीं आता, तो फिर भाई उस मजबूर है उसको नंबर, मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़े तो दे करके जाने जाना है। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, आपने रिटर्न एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर मान लीजिए
आप यहाँ पे आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, मतलब 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करना होता है आपको, बस रिटर्न एग्जाम जो होता है हमारा, रिटर्न एग्जाम 12 नंबर का होता है। रिटर्न एग्जाम हमारा 12 नंबर का होगा। तो अगर आप यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं तो रिटर्न एग्जाम में आप 12 में से 6 में से 6 और 6 में से 6 स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 में से 6 स्कोर कर सकते हैं हम लोग। अब मैं बात करूं, अब अगर मान लो आपने यहाँ पे 6 में से 12 में से 10 स्कोर किया तो कोई ताकत नहीं आपको 20 करा दे। लेकिन अगर आप रिटर्न में से 12 स्कोर करते हैं और आपका वाइवा थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो टीचर कह करके उसको कंप्लीट करवा सकता है, 20 में से 20 करवा सकता है कि बच्चा अच्छा था लेकिन वो हो सकता है थोड़ा सा होपलेस वगैरह हो गया हो। तो इसलिए वो क्या है कि भी उसको आपको तो एडवांटेज दे सकता है इस बात का कि भाई स्टूडेंट अच्छा है, और हो जाता है प्लस हो जाता है स्टूडेंट कि भी प्रैक्टिकल के टाइम पे से पहले कुछ और होता है, प्रैक्टिकल के टाइम पे कुछ और होता है। क्योंकि सामने अगर हमारे स्कूल का टीचर है तो फिर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर एक्सटर्नल के सामने कोई भी जाए तो थोड़ा होपलेस हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसके ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिकल भाई नॉर्मल होता है यार, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि टीचर नंबर देने आया, नंबर काटने नहीं आया। बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है अब आपने तैयारी किस तरीके से की है। तो अपनी तैयारी को बढ़िया करिए। और थोड़ा सा और बता दूं इसमें से, थोड़ा सा 11th क्लास का भी थोड़ा सा टच में ले लेता है टीचर। क्या क्या टच में आ जाता है, जैसे जर्नल आ जाता है भाई, जर्नल आ सकता है, आपका ट्रायल बैलेंस आ सकता है, ट्रायल बैलेंस आ सकता है। इसके अंदर आपको लेज़र में से पूछ लेगा, BRS को थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। ये थोड़े से टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से करिएगा और तो आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। मतलब इनका डेफिनेशन पूछेगा वो क्या होता है यार, ये बताओ डेफिनेशन क्या हो सकता है इनका डेफिनेशन एक लाइन में आप तैयार कर सकते हैं। तो ये 11th में से थोड़ा सा आ जाता है। फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा टच ले लेता है अभी, एसेट्स वगैरह बताइए, लायबिलिटी बताइए, इतना तो हमें नॉर्मली पता होना चाहिए वैसे। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, 5 करंट एसेट्स नहीं बता सकते, वो 4 एसेट्स नहीं बता सकते। तो मतलब फिर समझिए कि टीचर किस तरीके से मार्क्स दे करके जाएगा। तो आप इन चीज़ों को तैयार करिए, और फिर हम आकर के अपने आने वाली वीडियोस में आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी कराएंगे। और मतलब जो रिटर्न एग्जाम होता है ना, वो हमारी बुक से नहीं होता, बुक से हम सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं, और वही चीज़ हम एप्लीकेबल करेंगे अपने रिटर्न एग्जाम में। वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, बुक के जैसे कोई नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप नहीं सोचते ना कैश फ्लो मेरे को आता है, रेशो मुझे आता है, तो मैं प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया कर लूँगा, नहीं कर पाएगा यार, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। कैसे होते हैं फिर वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको। और यार सब्सक्राइब कर लिया करो, और थोड़ा लाइक वाइक मार दे करो, और लाइक से थोड़ा अच्छा लगता है ना, मोटिवेशन मिलता है यार, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मतलब बंदों को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।